ये क्या करें नालायकों का, बताओ। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे राम। गेट बंद कर दूंगा आज। नहीं, अगला लेक्चर में गैप रहता है ना आपका 15 मिनट का, अगले लेक्चर में। तो ये रोज इसमें क्यों चले जाते हैं ये? आज आने दो इनको, आज 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 अलाउ कर रहा हूँ, कल से मैं गेट बंद कर दूंगा मैं। अब इनका वेट करो यहाँ तो पागलों की तरह। बताओ यार, वहां भी गैप मिल रहा है, वहां भी गैप मिल रहा है, तो भी इसमें भागे। इन्हें गेट बंद कर दे तू आज। चलो आज आज बोल देता हूँ मैं आज। नहीं, कल से मैं मना कर दूंगा इन्हें, आज 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 रहने देते हैं। यहाँ कल से मैं गैप ही नहीं दूंगा यार, एक के बाद कल तुरंत दूसरी। मैं तो सोचता हूँ चलो 5-7 मिनट बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे आप लोग उस चीज़ का। चलो स्टार्ट करते हैं। कल भी रुके रहे थे इनके चक्कर में। बेटा कल होमवर्क कुछ दिया था क्या होमवर्क में? अच्छा, चलो बच्चों लिखो जल्दी से। थोड़ा सा मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिख लो, अभी ये करते रहेंगे अपने आप, लगाते रहेंगे। कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस। लिखो इसमें डाउन स्ट्रीम, ये बुक किसकी रखी है देख लो। डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शंस, या डाउन स्ट्रीम सेल लिखो, ट्रांजैक्शन डाउन स्ट्रीम सेल, यानी गुड्स सोल्ड बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड। अच्छा, इसका मतलब समझ, गुड सोल्ड बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड होल्डिंग टू सब्सिडी, ठीक है। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडीशन, if if goods available in closing stock, if goods available in closing stock। बेटा मैं सिर्फ आज अलाउड कर रहा हूं मैं आपको, कल से ध्यान रखना, मैं एंटर होने के बाद किसी को भी क्लास में नहीं घुसने दूंगा। अब ये क्योंकि अब ये 25 तक आते रहेंगे, आपका नेक्स्ट पूरा गैप मिलता है नहीं मिलता, तो बेटा वहाँ आप प्लीज वहाँ कॉपरेट करो, वरना ऐसे तो फिर क्लास कैसे होगी बताओ, ठीक है। समझ में आ गया? तो कल से आप लोग उधर ही, आप लंच वंच या जो भी करना है आपको उधर करोगे आप। और अभी क्योंकि देख लो अभी भी 1:15 बज गया, अभी बच्चे नहीं है। इफ गुड्स अवेलेबल इन क्लोजिंग स्टॉक,
तो यहाँ पर बताओ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये लिखा है। नहीं, इसके बाद करूंगा दोस्तों। चलो मैं आगे लिख लिया सबने। अभी आप लोग बाद में लिखना, आप छोड़ दो इसे, फोटो खींच लो इसका, फोटो खींच लो आप लोग बाद में लिखना, ऐसे तो फिर आप ये लिखते रहेंगे। बेटा मुझे ये बताओ, जो अभी आए हैं सब फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना, बस यही लिखवाया मैंने अभी तक। ये बताओ मैंने क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंस। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन का मतलब समझ गए, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में करवा दिया। बेटा डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन का मतलब है अगर होल्डिंग क्या करती है, सब्सिडरी को गुड्स बेचती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम सेल। आ गया। ये बताओ होल्डिंग ने सब्सिडरी को, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, होल्डिंग ने सब्सिडरी को बताओ क्या किया, 100 रुपए के गुड्स कितने में बेचे, बेटा 125 में। क्लियर है। तो बताओ होल्डिंग ने क्या अर्न कर लिया, अरे 25 रुपए कमा लिए, और बताओ अपने पी एंड एल में क्या कर दिए, अरे क्रेडिट कर दिए। अब ईयर एंड आया, अगर सब्सिडी ने ये गुड्स बेच दिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ईयर एंड आया। बताओ इफ, ये मैंने कहा ना एडजस्टमेंट कब होगा, कंडीशन क्या है, बोलो, गुड्स अवेलेबल इन क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जो मैंने सब्सिडरी को बेचे थे वो सब्सिडरी के क्लोजिंग स्टॉक में है। तो बताओ ईयर एंड में क्या होगा, ईयर एंड में क्या होगा, ये गुड्स आपको नहीं लगता कंसोलिडेट होने के लिए वापस आ गए। अब बेटा जब मैं CBS बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो होल्डिंग का स्टॉक और सब्सिडरी का स्टॉक जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा, और ये स्टॉक बताओ किसका है, अरे ये तो होल्डिंग का ही था जो सब्सिडरी के पास गया और जिसमें 25 रुपए ऐड हो गया। तो बताओ होल्डिंग क्या करेगी, होल्डिंग को तो पता है ना मेरा स्टॉक घूमकर मेरे पास आ गया, तो बताओ होल्डिंग क्या करेगी, बेटा इसमें से प्रॉफिट हटाएगी। तो बताओ होल्डिंग दो करेक्शन करेगी, एक अपने प्रॉफिट को कम करेगी क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करके बैठी है जबकि वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। ध्यान रखना ग्रुप ने नहीं कमाया, ग्रुप ने नहीं, होल्डिंग बोल रही मैंने कमा लिया, हाँ ठीक है होल्डिंग ने सब्सिडी के थ्रू कमा लिया, लेकिन बताओ ग्रुप ने कमाया क्या, अरे वो तो फंस गया ना वापस आके। तो बताओ होल्डिंग क्या करेगी, अपना पी एंड एल कम करेगी 25 रुपए से, तो उसके यहां पर कंसोलिडेटेड में पी एंड एल कम हो जाएगा 25 रुपए से, और यहां पर स्टॉक कम हो जाएगा 25 रुपए से। तो बताओ उसका प्रॉफिट सही हो जाएगा, और ये इन्वेंट्री बुक्स में कितने की रिकॉर्ड हो जाएगी, 25 रुपए की। तो हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो बताओ क्या एंट्री वेंट्री, मैं तो एंट्री करके दिखा रहा हूं, बेसिकली एंट्री नहीं होगी, बताओ क्या होगा, करेक्शन होगा, प्रॉफिट कम होगा और इन्वेंट्री 25 रुपए से अनरियलाइज प्रॉफिट से कम होगी। बात समझ में आई। ये गेट बंद कर देना बेटा, वो बार बार बाहर से देख रहा है। बोलो गया क्या दिमाग में, एंट्री, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन मैंने एंट्री के थ्रू समझा दिया कि ये दो काम करने हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 किया था जिसमें वो आपने बोनस वोनस दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें बताओ मैंने क्या बताया था आपको, अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट बताया था कि होल्डिंग का पी एंड एल कम कर दो और उसका स्टॉक से मार्जिन कम कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन या डाउन स्ट्रीम सेल। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, ये बात पूरी क्लियर हो गई। एक छोटी सी बात थी जो ऑलरेडी हम डील कर चुके और मैंने आपको बता भी दी, ठीक है। तो बेटा किसी को रिपीट करवाना हो तो प्लीज बोल दीजिएगा ना, आप लोग नहीं, जो भी लेट आए, ठीक है ना। और आज मैं तुम्हें अलाउ भी कर रहा हूँ, कल से तो मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा मेरे घुसने के बाद। अगर आपको गैप, या तो मैं एक क्लास के बाद दूसरी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा, नहीं आपको गैप चाहिए तो बेटा 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। कल से क्लियर, मैं लास्ट में अनाउंस भी करके जाऊंगा क्योंकि अभी भी कुछ बाहर है, 1:20 हो गया। नेक्स्ट लिखो जल्दी से अगला पॉइंट,
अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, अपस्ट्रीम सेल, यानी बताओ गुड्स सोल्ड बाय एस लिमिटेड टू एच लिमिटेड, यानी सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा। नंबर 2, एडजस्टमेंट इन consolidated financial statement, adjustment in consolidated financial statement, एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडीशन बताओ, ये कंडीशन कब है? इफ गुड्स अवेलेबल इन स्टॉक, अगर है बेटा, अगर गुड्स ही बेच दिए तो कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर वही है, इसमें एडजस्टमेंट होता है जिसको मैं एंट्री के थ्रू बता रहा हूं। एंट्री, ये एंट्री नहीं होती, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तो एंट्री के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। P&L अकाउंट डेबिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बेसिकली ये अमाउंट क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड। अब स्पेस नहीं तो बेटा, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जा तो आ जाओ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज, मैं लास्ट में बता जाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आ जा तो आ जाओ सारे के सारे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिख लिया। फिर मैं बोल रहा हूँ ये कोई एंट्री नहीं है, एडजस्टमेंट है, लेकिन हम इसके थ्रू कर रहे हैं तो ताकि आप लोग बात थोड़ा कनेक्ट कर पाओ। बताओ मैं क्या है बेटा? हालांकि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था, एक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 किया था जिसमें बताओ हमने किसके बारे में बात की थी? डाउन स्ट्रीम के बारे में। ये क्या है बताओ? अप स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम का मतलब ये सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब्सिडी बेच दे? बिल्कुल हो सकता है बेटा। सब्सिडी ने होल्डिंग को 100 रुपए की चीज 125 में बेच दी, तो बताओ सब्सिडी ने क्या बुक कर लिया? अरे अपने P&L में प्रॉफिट बुक कर लिया, कितने का? 25 का। और बताओ ये इसके पास क्या हो गए? गुड्स हो गए। ये इसका स्टॉक बन गया। अगर बेटा बिक गया तो बात ही खत्म, फिर तो कोई लेना देना है नहीं। सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा और ईयर एंड में बताओ होल्डिंग के पास बच गया। क्लियर है? बच गया। अब होल्डिंग के पास बच गया तो बताओ होगा क्या? सब्सिडी का स्टॉक और होल्डिंग का स्टॉक ऐड होगा। तो बताओ ये तो मार्जिन के साथ है ना? अरे ग्रुप का ही तो माल है, इधर से उधर हुआ है। तो बेटा ये बताओ इन्वेंट्री कितने की रिकॉर्ड होगी ग्रुप में? 100 रुपए की। तो मुझे यहां पर बताओ एंट्री क्या करनी पड़ेगी? 25 रुपए। अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री का हटाना पड़ेगा। जब मैं CBS बनाऊंगा, मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो बेटा स्टॉक कितने का दिखाऊंगा? 100 का दिखाऊंगा, क्योंकि ग्रुप के लिए तो ये 100 का ही माल है। आ रही है बात समझ में? अब देखो एक गड़बड़ हो गई। पिछले केस में आपने P&L डेबिट कर दिया था, अब की बार बताओ प्रॉफिट किसके यहां बुक हुआ? सब्सिडरी के यहां बुक हुआ। और बताओ ये सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है, सब्सिडरी जो भी कमाती है वो किस में बढ़ता है? होल्डिंग में और माइनॉरिटी में बट गया। बेटा सब्सिडी ने बेचा, सब्सिडी ने कमाया, सब्सिडी ने कमाकर बताओ क्या कर दिया? होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दिया। क्लियर हो गया? अब आपको नहीं लग रहा क्या क्या गड़बड़ हो गई? बताओ। हमने तो इस प्रॉफिट को बांट दिया, सब्सिडी का प्रॉफिट लिया बांट दिया, तो होल्डिंग का प्रॉफिट बढ़ गया।
माइनॉरिटी का प्रॉफिट बढ़ गया, माइनॉरिटी बढ़ गया कितने माइनॉरिटी कितने से बढ़ गया, अरे 25 रुपए से, 25 रुपए से माइनर सॉरी 25 रुपए में जो उसका प्रपोर्शन है, मान लो 60% ये है और 40% ये है, तो 25 रुपए का 40% तो माइनॉरिटी में चला गया, ये 25 रुपए बढ़ गए ना, तो बताओ होल्डिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 60% से, माइनॉरिटी बढ़ा हुआ है 40% से, और स्टॉक बढ़ा हुआ है 25 रुपए से। तो मैं क्या कम करूंगा, जब मैं कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो बेटा इन्वेंट्री कम करूंगा और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ होल्डिंग कम करूंगा और प्रोपोर्शनेट शेयर इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम करूंगा। तो ये 25 रुपए एक जगह से नहीं हटेंगे अब की बार, ये 25 रुपए दो जगह से हटेंगे, इन्वेंट्री तो दोनों ही केसेस में कम होगी। सर जरूरत ही क्या है, यही क्या कर देंगे हम, बांटने से पहले, इसका प्रॉफिट बांटने से पहले मान लो इसका 500 रुपए का प्रॉफिट है, सर हम 25 रुपए यहीं हटाकर बताओ क्या बांट देंगे, 475 रुपए। तो बेटा 475 बांट दोगे तो बताओ फिर क्या होगा, अरे फिर ये करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, बोलो आ गया समझ में। लेकिन ऐसे नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी कर दिया, पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जब हम कंसोलिडेशन करने लगे तो बताओ कंसोलिडेशन में हमारे सामने क्या आया कि ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है और सब्सिडी ने हमें बेचा था, तो इसमें सब्सिडी का मार्जिन है जो सब्सिडी कमा कर बैठी और सब्सिडी बांट भी चुकी, तो फिर किसको बांटा उसने, मुझे बांटा और माइनॉरिटी को बांटा। और बताओ मैं क्या करूंगा, उसे कंसोलिडेट करूंगा तो मैं दोनों जगह से कम कर दूंगा। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो बेटा ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में बताओ क्या आ जाए, ऐसा नहीं है कि होल्डिंग ही माइनर उसको सब्सिडी को बेचे, सब्सिडी भी होल्डिंग को बेच सकती है। तो मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है, अगर होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में डील करना बता चुका कि P&L कम कर दो और इन्वेंट्री कम कर दो। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा और स्टॉक बच गया, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री तो अभी भी कम होगी, लेकिन जो आपने उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बताओ जब कंसोलिडेटेड P&L बनाओ तो जो सब्सिडी का रेवेन्यू प्रॉफिट आपने बांटा है ना, उसमें से उसका प्रोपोर्शनेट शेयर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, सारा प्रॉफिट नहीं, आपने जब CBS बनाया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस इन CBS, याद है एक नोट बनाते हो, तो उसमें क्या करोगे आप, ये P&L, ये जनरल रिजर्व, तो ये होल्डिंग शेयर प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, यहां बताओ क्या लेस कर दोगे, प्रोपोर्शनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आ गया समझ में, ये यहां लेस कर दोगे, बस खत्म। और ऐसे ही बताओ प्रोपोर्शनेट शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट से लेस कर दोगे, बस। अगर ऐसा आ जाता है तो ये दिमाग में रखना है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो क्या बात समझ में आई। तो मैंने ये एक बात और बता दी आपको, बताओ इसके साथ ही क्या खत्म हो गया, कंसोलिडेशन खत्म हो गया। होमवर्क कोई बुक है क्या किसी के पास कंसोलिडेशन की, नहीं है, कोई बात नहीं है, देना एक। होमवर्क नोट कर लो। अब होमवर्क नोट क्या करना है, जो बच गया वो सॉल्व करना है और दिक्कत आया तो पूछना है। हालांकि ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, फिर भी बेटा देखना, एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क दे दिया क्या मैंने, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया था क्या होमवर्क, पेज नंबर 10.29, नहीं लग रहा ठीक, नहीं दिया तो होमवर्क नोट करो ये ये होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 10.29 और सब लोग पॉजिटिवली कर लेना भाई साहब। और दूसरी बात सुनो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर मत देख लेना, आंसर देखते समझ में आ जाएगा, तो अपना दिमाग लगाना, अपने हिसाब से करना, और माथापूड़ी करने के बाद भी नहीं समझ में आए तो देख लेना। बेटा अगर ऐसे आप लोग डायरेक्टली एक बार रीड करने के बाद नहीं समझ में आएगा और आंसर देखोगे तो
फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो खपाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप गौर से पढ़ोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, आपको वो आता है बेसिकली। लेकिन ये ना आप लोग इतना पेशेंस नहीं रखते, क्वेश्चन पढ़ा, अरे यार इरिटेशन सी हो रही है, आंसर देख लेते हैं बस। तो आंसर देखने के बाद फिर बच्चा, फिर दूसरे दिन पूछो हो गया, हाँ हाँ सर हो गया, डन डन। उससे क्या होगा, अरे एग्जाम में तो खपाना पड़ेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फिर लेके वहां बैठोगे, वहां पर इतना समय नहीं रहता हमारे पास, तो उससे तो बढ़िया घर पर ही 15-20 मिनट अपना दिमाग खपाओ कि कैसे डेटा बाहर आएगा। और वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर ढंग से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप लोग हैंडल भी कर पाओगे, और नहीं तो थोड़ा बहुत माथापुड़ी करने के बाद हैंडल कर पाओगे, उससे आपका ग्रूमिंग होगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया, अगर आप डायरेक्टली आंसर देके सॉल्व कर डालोगे तो 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा का होमवर्क नहीं है। लेकिन जब खुद लगाओगे तो मुझे पक्का पता है कि आप उसको समझने में, क्योंकि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना तभी सीखोगे जब आप समय दोगे, और फिर आपको इंटरप्रिटेशन में शायद 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। देख कर करोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, और बिना देखे करोगे तो शायद 30 मिनट लग जाए, 25-30 मिनट। लेकिन वो 25-30 मिनट ज़्यादा फायदेमंद होंगे, और फिर भी नहीं आएगा ऐसा तो होगा नहीं, फिर भी आप बोलोगे तो हम कल बात कर लेंगे। चलो, हरे कृष्णा बच्चों, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए इतना बेटा, हरे कृष्ण।